प्रातःकालीन नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। कई दिनों से मैं मानव भूगोल के जो विषय वस्तु था उसका अध्ययन कराया। जब मैं आप लोगों को आज प्रातःकालीन नमस्कार बोलने का तात्पर्य यह है कि अभी तक तो हम लोग विश्व में भ्रमण कर रहे थे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरे महाद्वीप महासागरों की चर्चा कर रहे थे। अब मैं अपने देश में आ गया हूँ। कहाँ आ गया हूँ? अपने देश में, यानी भारतवर्ष। अब मैं अध्ययन करूँगा जो दूसरी किताब है आपका इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारत का भूगोल। भारत के संदर्भ में मुझे अध्ययन करना है। जो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत जैसे विश्व स्तर पे था जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, वैसे ही भारत के संदर्भ में जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का अध्ययन हम पहले अध्याय में करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब आप इस समय भारतवर्ष में हो। कहाँ पे हो? भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, अनेक नाम है। अब मैं जब आपको भारतवर्ष की जनसंख्या के बारे में ले चलूँगा, जनगणना के बारे में ले चलूँगा, जनघनत्व के बारे में ले चलूँगा, जनसंख्या वृद्धि क्या है, उनकी अवस्थाएं क्या हैं, प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। बहुत सारे इसमें से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं ले चलूँ आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। भूगोल ही एक ऐसा विषय है निःशुल्क यात्रा का रहता है। कभी अमेरिका में रहिए, कभी जापान में रहिए, कभी ऑस्ट्रेलिया में रहिए। अब मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ भारतवर्ष, भारत की जनसंख्या के संदर्भ में। यहाँ की जनगणना कैसे होती है, कितनी जनसंख्या है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? 10 वर्ष। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन संपूर्ण जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में। कब हुई संपूर्ण जनगणना? कब हुई? 1881। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। कितनी करोड़ है? 121 करोड़, जो वर्ष 2000 में 102.8 करोड़ थी। 2001 में कितनी थी? 102.8। पॉइंट नोट करेंगे सभी छात्र। और 2011 में 121 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या चीन के बाद सर्वाधिक है। भारत की अधिक जनसंख्या इसकी सीमित संसाधनों पर भार है, जिससे अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब है जनसंख्या का वितरण। कितने प्रतिशत जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। उदाहरण स्वरूप, जहां उत्तर प्रदेश में 16.17%, 16.17% जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में 9.42%, बिहार में 8.07% तथा पश्चिमी बंगाल में
7.81 7.81% जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ समझ में आ गया। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिमी बंगाल। वहीं जम्मू कश्मीर 1.04% जनसंख्या निवास करती। उत्तराखंड में 0.83% तथा अरुणाचल प्रदेश में 0.84% जनसंख्या ही निवास करती है। अब इस प्रकार की जनसंख्या का वितरण कुछ राज्यों का मैंने आप लोगों को बताया। अब है इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। जनसंख्या के वितरण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत भूविन्यास, जलवायु तथा जल की उपलब्धता को सम्मिलित किया जाता है, जैसा मैंने मानव भूगोल के अंतर्गत आप लोगों को बताया। भारत के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण जनसंख्या वितरण प्रतिरूप निर्धारक है भौतिक कारक के अंतर्गत। भारत के नदी मैदानों, तटीय मैदानों तथा डेल्टाई क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। अब भारत के संदर्भ की चर्चा हो रही है, जबकि प्रायद्वीपीय उच्च भागों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का मतलब आ गया आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। और पश्चिमी क्षेत्र का मतलब राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंचाई की सुविधाओं, खनिज संसाधनों की उपलब्धता एवं परिवहन के विकास के साथ साथ ही जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जाता है। ये है भौतिक कारक जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अब आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक समझ रहे हैं ना, जहां पे डायरेक्ट मुद्रा मिल जाती है। विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां संपन्न होने के कारण उद्योग लगे हुए हैं, जीविकोपार्जन चल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रवासी आकर्षित होते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, गांव से लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात औद्योगिक क्षेत्र की तरफ आर्थिक व्यवस्था अपनी मजबूत करने के लिए वहां के फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाते हैं। सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक गतिविधियों के केंद्र रहे क्षेत्रों में भी लगातार जनसंख्या का सकेंद्र बना रहता है। इसके अतिरिक्त स्थायी कृषि, परिवहन, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा मानव बस्ती के प्रतिरूप भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपके सामने जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया। मैं ले चल रहा हूं आपको जनसंख्या का घनत्व। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए आप लोग। वितरण और घनत्व में बहुत अंतर है। घनत्व पे क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है। किसी क्षेत्र की कुल भूमि तथा वहां निवास करने वाली जनसंख्या के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका आकलन प्राय प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रूप में व्यक्त किया जाता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नोट कीजिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार
जो वर्ष 2001 में 329, कितना था? 2001 में 329 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था और 1951 में 117 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी 1951 में 117, 2001 में 329 और 2011 में 382। कहने का तात्पर्य ये है कि क्षेत्रफल पे जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। अब 1 वर्ग किलोमीटर में पूरे भारतवर्ष का एवरेज है 382 लोग रहते हैं आज के 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जनसंख्या के घनत्व का वितरण कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। देश के राज्यों में जन घनत्व में असमानता पाई जाती है, जिससे निम्न 3 वर्गों में रखते हैं। पहला उच्च जनसंख्या घनत्व, इसमें नगरीय क्षेत्र, मैदानी और तटीय राज्य शामिल है। कौन कौन से शामिल है? नगरीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता था। 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? दिल्ली। दिल्ली संघीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। बिहार में 1102 व्यक्ति, पश्चिमी बंगाल में 1029 और केरल में 859 व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में 829। अब समझ में आया कि जनसंख्या में तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का था, लेकिन घनत्व के रूप में ये खिसक गया, पीछे हट गया, क्योंकि यह क्षेत्रफल ज्यादा। तमिलनाडु में 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जन घनत्व पाया जाता है। जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं साथ सब में उच्च जन घनत्व पाया जाता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर। अब आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व। इसके अंतर्गत असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एवं उड़ीसा राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिस्पुर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। ठीक। हरियाणा चंडीगढ़। झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये सब जनरल बातें भी आपको याद होनी चाहिए, राजधानी भी याद होनी चाहिए। ठीक है। इन राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब आता है निम्न जनसंख्या घनत्व। पर्वतीय राज्यों, उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न जन घनत्व पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप अरुणाचल प्रदेश में जन घनत्व 2001 में 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। नोट कीजिएगा, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न ये आपको मिलता है कि सबसे अधिक जन घनत्व किस राज्य का है? बिहार का, 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे कम जन घनत्व किस राज्य का है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का। जन घनत्व के संबंध में क्वेश्चन मिला और एक प्रश्न मिला कि जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तब इसका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? इसका उत्तर सिक्किम है। ठीक है। अब है जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? इस ईयर में जनसंख्या बढ़ी है, कभी घटी है।
जनसंख्या वृद्धि को हम दो रूप में, धनात्मक वृद्धि भी होती है, ऋणात्मक वृद्धि भी होती है। भारत में जनसंख्या की दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि 21.54% था। 2001 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर 1.97%। ठीक, दशकीय वृद्धि कितना है? 21.54% और वार्षिक वृद्धि 1.97%। 2001 की जनगणना के अनुसार, परंतु 2011 में ये बढ़कर कितना हुआ? 17.64%, यूं 1.64% हो गई। ठीक, इस प्रकार से इनकी दशकीय वृद्धि हो। 1901 से लेकर 2001 के बीच भारत के जनसंख्या प्रतिरूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 1901 से लेकर के 2001 के बीच भारत में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रथम अवस्था, इसे रुद्ध या स्थिर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था कहते हैं। वर्ष 1901 से लेकर के 21 तक, ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के 21 तक वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। जो वर्ष 1911 से 21 के दौरान तो ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी, यानी 1 से लेकर 21 तक तो वृद्धि दर कैसी थी? बिल्कुल कम थी, निम्न थी। और 11 से लेकर 21 तक तो क्या हुआ? ऋणात्मक वृद्धि। इसका कारण क्या था? उच्च जन्म दर या उच्च मृत्यु दर, मतलब पैदा भी खूब हुए और मरे भी खूब। निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाओं तथा अज्ञानता एवं भूखमरी आदि थी। इन कारणों से प्रथम अवस्था में जनसंख्या की यह स्थिति देखी जाती है। अब आता है आपकी द्वितीय अवस्था। इस अवधि को स्थिर वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। कैसी अवस्था? स्थिर वृद्धि की अवस्था। वर्ष 1921 से 51 की अवधि में भारत की जनसंख्या में, ध्यान दीजिए, 21 से 51 की अब बात मैं कर रहा हूं, भारत की जनसंख्या 47.3% की वृद्धि हुई, जिसका कारण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित व्यापक सुधारों के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई। किस में गिरावट आई? मृत्यु दर में गिरावट आई और जन्म दर में वृद्धि हुई, मतलब मरने वालों की संख्या कम। अब आता है तृतीय अवस्था। कौन सी अवस्था? तृतीय अवस्था। इसे तीव्र वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन दशाएं सुधारने तथा विभिन्न देशों से होने वाले प्रवास के कारण, अब देखिए यहाँ पे प्रवास आ गया। किस ईयर में? 1951 से लेकर 1981 की अवधि में भारत की जनसंख्या में 89.36% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 89.36% की वृद्धि हुई, जिस कारण इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये कहीं पटाखा नहीं छूटा, जनसंख्या नहीं फटी, जनसंख्या में आशातीत वृद्धि हुई और संसाधनों का अभाव हुआ। उतने संसाधन नहीं थे जिसपे इतनी जनसंख्या अपना जीविकोपार्जन या आर्थिक स्थिति सही रख सके। मतलब संसाधन कम, जनसंख्या का बढ़ना, यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहलाती है। चतुर्थ अवस्था। कौन सी अवस्था? चतुर्थ अवस्था।
इसे घटती जन्म दर की अवधि कहा जाता है। 81 तक का मैं बता चुका हूं। अब 81 के बाद आप लोग चलिए, विवाह की औसत आय में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। किसमें सुधार? जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा शिक्षा के स्तर में सुधार के कारण वर्ष 1981 के बाद से लगातार जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी देखी जा सकती है। 1971 से 81 में 2.22%, 71 से 81 के बीच में कितना बढ़ा? 2.22%। 1991 से 2001 में 1.93%, मतलब 1.93%, तथा 2001 से 11 में ये घटकर कितना हो गया? वृद्धि दर 1.64% रह गई। मतलब 11 की अवधि तक जो जनसंख्या का बढ़ना था उसकी वृद्धि दर कम होती जा रही है। अब है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। कैसे रोकेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या को? शिक्षा का प्रसार करके, विवाह की आयु में वृद्धि करके, जनसंख्या संबंधी शिक्षा देकर, जनसंख्या माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार, परिवार नियोजन, संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण, परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा और जनसंख्या नीति का कड़ाई से पालन, जो भी नियम बने उसका कड़ाई से पालन हो। तो आज का ये विषय वस्तु मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, समझें। जो इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको नोट करें और उसका रिवीजन करें। समय का सदुपयोग करें। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आज देख रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था जो आपको मिली इसका पूर्ण फायदा उठाएं और मेहनत करके पढ़ें। सभी विषयों पर ध्यान दें, इस पर भी ध्यान दें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।